अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल की एक और बीमारी के बारे में जिसे बैक्टीरियल विल्ट कहा जाता है। आज की बीमारी ज़रा सीरियस है जी, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा इस बीमारी को, ताकि आपको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिले। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट के नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो विल्टिंग होती है, मुरझाना होता है पौधे का। तो इसके सिम्टम्स को अगर समझें तो पौधे में आपको अगर विल्टिंग हो रही है, आपके पौधे पूरे के पूरे सूख रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसमें आपको जो पहली सिम्टम्स जो नज़र आएगी वो ये होगी कि आपके पौधे की जो निचले पत्ते हैं वो खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। जो लोअर लीव्स होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आपको पूरा का पूरा पौधा जो है ना वो मुरझाया हुआ और ऐसे लगेगा जैसे वो मर गया है, ऐसी कंडीशन में नज़र आएगा। इसमें किसी किस्म की डिस्कलरेशन नहीं होती, आपका पौधा किसी किस्म का कलर चेंज नहीं करता अपने पत्तों के, और वो ग्रीनिश का ग्रीनिश ही मुरझाया हुआ और मरा हुआ नज़र आता है। ऐसी कंडीशन में आपको इस अगर इसे और डिटेल से समझना है कि इसमें क्या मसला हो रहा है, तो आप उसका स्टेम को काट लें, और स्टेम को काट के जब आप उसको वर्टिकल काटेंगे, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर का जो मवाद है वो लाइट ब्राउनिश कलर का हो चुका होगा। और लाइट ब्राउनिश कलर से यही है कि इसके अंदर कोई ऐसा पैथोजन है जो जिसने इसके अंदर के सिस्टम को डेड कर दिया है। उसकी वजह से इसका खुराक का निज़ाम ख़त्म हो जाता है और ये पूरा का पूरा पौधा जो है ना एकदम ही मुरझा कर मर जाता है। इसको और बेहतर समझना के लिए है कि ये वही बीमारी है, तो उसके जो स्टेम है उसको आप काट लें और शीशे के गिलास में पानी डाल के उसके अंदर जब जब इसे रखेंगे तो आपको कोई मिल्की कलर का या वाइट कलर का जो मवाद है वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आएगा। उससे आप इसको पहचान सकते हैं। ये इसके पैथोजन हैं, बैक्टीरिया के पैथोजन होते हैं जो इसके अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। ये थे जी इसके कुछ सिम्पटम जिससे हम इस बीमारी को समझते हैं कि ये बैक्टीरियल विल्ट है। इसकी कंडीशंस को देखते हैं कि ये किन कंडीशन को फ़ेवर करती है जिसकी वजह से ये पौधे के ऊपर अटैक कर सकती है। ये जो बैक्टीरिया है, इसकी जो स्पीशीज़ हैं, इसको ग्रोथ के लिए टेम्परेचर थोड़ा-सा हाई टेम्परेचर ज़रूरत होती है, जिसमें आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में अगर आपका दिन का टेम्परेचर है, तो ये इसको फ़ेवर करता है। लेकिन इसके साथ आपकी जो ह्यूमिडिटी का लेवल है, वो भी कम से कम आपका ये समझ लें कि अगर 85 या 80-85 से ऊपर है और 95 के करीब-करीब है, तो ये जो दोनों कंडीशंस है ये इसको बहुत फ़ेवर करती हैं, ये इसके अंदर स्प्रेड होने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बीमारी नीचे ज़मीन के अंदर से आती है। ये बीमारी सॉइल बोर्न है, तो ये बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। इसको इसको स्प्रेड करने के लिए कभी-कभी ऐसे हालात इसको साज़गार हो जाते हैं पौधे के अंदर, जो इसको स्प्रेड होने के लिए मदद करते हैं। जिसमें सबसे पहली बात ये है कि इसको अगर कोई ज़मीन के अंदर कोई चीविंग इंसेक्ट्स हैं जो पौधे की जड़ों को काट रहे हैं या ज़ख्मी कर रहे हैं, तो वो इसके लिए बहुत कारआमद होते हैं, क्योंकि ये ज़ख़म पौधे के ज़ख्मी हिस्से से, जड़ के ज़ख्मी हिस्से से बहुत अच्छा आसानी से सॉइल से पौधे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा नीमाटोड्स इसको बहुत आसानी से, अगर आपके ज़मीन के अंदर नीमाटोड्स का मसला है तो उसके ज़रिए से ये बहुत आसानी से पौधे के अंदर ट्रांसप्लांट हो शिफ्ट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि अगर इसको पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है, तो अगर और आपके ज़मीन पौधे आपने गोडी की है, तो उसकी वजह से अगर आपके पौधों के नीचे की जड़ों को ज़ख्मी किया है, तो उसकी वजह से आपको बआसानी ये जो है ना ये पौधों में ट्रांसप्लांट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, तो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बीमारी अगर आपने इसको कंट्रोल करना है या इसको मैनेज करना है, तो उसके लिए कोशिश यही करनी है आपने कि आपने गोडी करते वक़्त या आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं पौधों की, उस वक़्त आपने इस बात का बहुत ख़्याल रखना है कि आप किसी ज़ख्मी पौधों को ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे, या अगर आप गोडी कर रहे हैं तो उस वक़्त कोशिश करनी है कि आपने पौधों की जड़ों को ज़ख्मी नहीं करना है, ताकि उससे किसी किस्म की बीमारी ट्रांसफ़र ना हो आपके पौधों में।
तो हम अगर कंट्रोल की तरफ, मेयर्स की तरफ देखें, तो कंट्रोल में सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो क्रॉप रोटेशन है। अगर आपके खेत में पहले पिछले साल अगर ये बीमारी आपने देखी है, तो कोशिश करें कि उस खेत में दोबारा 1-2 साल तक अपने इस खेत में टमाटर को या इसके किसी भी ऐसे पौधे को जो टमाटर से ताल्लुक़ रखती है, मतलब आलू को काश ना करें, ताकि ये बीमारी उनमें ट्रांसफ़र ना हो। दूसरी ये है कि आप रेजिस्टेंट वैराइटीज़ की हमेशा सिलेक्शन करें। अगर आपके पौधों में ये मसाइल आ रहे हैं और आप किसी ऐसी वैराइटी को काश्त कर रहे हैं जिनमें ये बीमारी आपको नज़र आ रही है, तो कोशिश करें कि उन वैराइटीज़ की काश्त ना करें। और तीसरी ये है कि आप कोशिश करें कि जब वीड्स का कंट्रोल करते हैं, तो वीड्स को टाइम से ख़त्म किया करें पौधों से, ताकि क्योंकि ये बीमारियाँ बहुत सारे वीड्स में भी अपने नशो-ओ-नुमा हासिल कर रही होती हैं, तो आप उनसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा फ्यूमिगेशन है, लेकिन फ्यूमिगेशन पाकिस्तान में इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीनों को खुला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप अपने ज़मीन को 2-3 दफ़ा रोटावेटर मार कर ज़मीन को खुला छोड़ दें, ताकि उस सनलाइट में या सूरज की रोशनी में वो जितने भी उसमें ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर है या पैथोजेंस हैं, वो सनलाइट से उसके अंदर ख़त्म हो जाए। अगर हम केमिकल कंट्रोल की तरफ बात करें, तो केमिकल कंट्रोल में आप कॉपर बेस के जो फंजीसाइड हैं उनकी फ्लड कर सकते हैं इरिगेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये बीमारी ना आए, तो कोशिश करें कि अपने क्रॉप की एक से टाइम लाजमी 1-2 टाइमिंग में जो है ना, पानी के अंदर जब भी आप फ्लड कर रहे हैं, तो फ्लड के साथ आप कॉपर बेस जो फंजीसाइड हैं, जिनमें रेडोमिल गोल्ड बहुत अच्छा प्रोडक्ट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी आप कोशिश करें कि ज़मीन के अंदर फ्लड के साथ इस्तेमाल करें, ताकि इसके किसी किस्म के भी पैथोजन ज़मीन के अंदर मौजूद हों, तो वो इससे ख़त्म हो जाए। है तो ये बैक्टीरियल इशू, लेकिन आप कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड है, आप उनसे इनको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी जी आज की इस बैक्टीरियल विल्ट के बारे में कुछ सिम्पटम्स, कंट्रोल और उसके कंडीशंस। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आज थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जिससे आप इस बीमारी को समझ सकते हैं और इसको कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर भी अगर किसी भाई को मसला आता है, तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और किसी भी बीमारी के बारे में उसका इल्म और उसके बारे में जान सकता है। मैं कंसल्टेंसी भी इसके बारे में प्रोवाइड करता हूँ। अगर किसी भाई को कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें जी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।